वाह, क्या आईपीओ है। शौर्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस सेगमेंट में। शौर्य से हम बातचीत करेंगे। इनफैक्ट उससे पहले IRM एनर्जी, ये एक कंपनी है जिसका आईपीओ खुलने वाला है। 18 तारीख से इसका आईपीओ खुलने वाला है और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वो हमारे साथ मौजूद है। इनफैक्ट हमारे साथ 3 अधिकारी मौजूद है इस कंपनी से। हमारे साथ महेश्वर साहू जी हैं जो कि चेयरमैन हैं कंपनी के। इसके अलावा हमारे साथ करण कौशल जी हैं जो कि CEO हैं, और इस कंपनी के जो CFO हैं हर्षल अंजारिया जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस कंपनी का जो आईपीओ है वो 18 तारीख को खुलने वाला है। ये कंपनी अगर आप खास तौर पे देखें, जैसे आप पीछे सिंबल देख भी पा रहे हैं, ये कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में है। PNG और उसके साथ साथ CNG से जुड़ा हुआ इस कंपनी का कारोबार है। तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस मैनेजमेंट से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कंपनी किस तरह का कारोबार है, क्या ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है इस कंपनी के। 4 राज्यों में खास तौर पे इस कंपनी का कारोबार है, जिसमें तमिलनाडु है, ये गुजरात फोकस कंपनी है, दमन एंड दीव में भी इनका कारोबार है। उसके अलावा पंजाब में भी इनके पैर आपको नजर आएंगे जहां तक इस बिजनेस की बातचीत है। तो CNG PNG अगर हम देखें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग बिजनेस है फिलहाल जहां तक बात है, क्योंकि सरकार आप देखें तो CNG के ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट है। ओवरऑल जो एनर्जी मिक्स है उसमें 15% के आसपास का शेयर CNG PNG का सरकार करना चाहती है, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वहाँ पे सरकार कर्टेल करना चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का ही। सर साहू साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह का पूरा सिनेरियो है हमारी कंट्री में, जो सरकार 15% के आसपास ओवरऑल जो फ्यूल मिक्स में CNG PNG या गैस का या LNG का मिक्स लेकर आना चाहती है, किस तरह से आप इंडस्ट्री को ग्रो करता हुआ देखते हैं, और आपकी जो 4 राज्यों में मौजूदगी है फिलहाल अगर आप देखें, कैसे कैसे आप ग्रो करते हुए नजर आएंगे, किन किन राज्यों में और आप जाना चाहते हैं, उसके बारे में पहले बताइए। सर आपकी आवाज नहीं पा रही, अगर आप अनम्यूट कर पाए तो। थैंक यू जी। आप देखेंगे CNG का जो सरकार का फोकस है, एंड इसके वजह से ये ऑटोमोबाइल कंपनीज है उनके अपना प्रोडक्शन तेजी गति बढ़ा रहे हैं। एंड लास्ट 6 मंथ्स आप देखेंगे CNG का सेल्स जो ऑटो व्हीकल्स है उसका सेल काफी बढ़ा है। तो हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कि जो रूरल एरिया है एंड Tier 2 सिटीज है, वहाँ जो है CNG का अवेलेबिलिटी हमारे जो एरिया है उधर अच्छी तरह रहे, इसी दैट इज आवर इंटेंशन। ओके, मेरे सहयोगी जी प्लीज सर, प्लीज कंटिन्यू। हमारा जो इंडस्ट्रियल PNG है, एंड जहाँ इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है वहाँ भी हम तेजी से लाइन लगा रहे हैं। एंड क्योंकि एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लीन फ्यूल में माना जाता है, एंड इसमें से जो है पॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत घटेगा। ओके, मेरे सहयोगी इनफैक्ट शौर्य भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी सर आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। शौर्य प्लीज। जी, मेरा सवाल करण सर से है। आपने अपने प्रोस्पेक्टस में बताया है, पूरा नेटवर्क दिया है कि कैसे इंपोर्ट करते हैं, फिर कैसे सप्लाई करते हैं, तो क्या आप दर्शकों को एक बार बेसिक स्ट्रक्चर बताएंगे कि कैसे होता है पूरा प्रोसेस? जी, हमारे 2 तरह की गैस हम सरकार से और ग्लोबल मार्केट से लेते हैं। जो सरकार से हमें CNG और PNG डोमेस्टिक के लिए गैस उपलब्ध कराई जाती है सब्सिडाइज रेट पे, वो हमें गेल के थ्रू हम अपने पाइपलाइन नेटवर्क में अवेल करते हैं। जो दूसरा गैस सोर्स है, जो ग्लोबल मार्केट या डोमेस्टिक मार्केट, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करके हम वो गैस सोर्स करते हैं। और ये जो गैस जो ग्लोबल मार्केट और इंडियन प्राइवेट प्लेयर से लेते हैं, ये कमर्शियल सेगमेंट और इंडस्ट्रियल सेगमेंट को हम सप्लाई करते हैं। बाकी गाड़ियों में और घरों में सप्लाई करने के लिए हमें गेल के माध्यम से सरकार से हमें कम दर पे, कम रेट पे गैस उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है। मेरा अगला सवाल होगा हर्षल जी से। हर्षल साहब, हमने देखा है कि हाल फिलहाल जिस तरह से एक तो रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि इजराइल में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर, और उस वजह से हमने देखा है कि जो LNG की प्राइजेस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। तो LNG की कीमतें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप बाहर से भी गैस इंपोर्ट करते हैं, डोमेस्टिकली जो अवेलेबल गैस है वो शायद आपके लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो जो LNG की प्राइजेस बढ़ी हैं उसका इम्पैक्ट किस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल्स पे देखने को मिला है पिछले कुछ, अगर हम क्वार्टर्स की बात करें, और कंपनी इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है?
अगर एलएनजी प्रोक्योरमेंट की बात करें तो पिछले साल यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से काफी स्पॉट प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे। जो $10-12 से गैस मिलता था वो $40 तक चला गया था। इसी को मद्देनजर रहते हुए हमने स्ट्रेटेजिकली 3.5 लाख SCM का कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम हमारे पोर्टफोलियो में रखा है, जो हम लोग इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल सेगमेंट में सप्लाई करते हैं। और ये भी 3.5 लाख में से 80% ऐसा गैस है जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है, जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर फील्ड्स है KG-D6 का, रिलायंस और ONGC का, वो फील्ड्स के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें हालांकि लिंक्ड कॉन्ट्रैक्ट है ब्रेंट और JKM से, बट सरकार के द्वारा सिंस वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गैस है तो उस पर एक सीलिंग लगाया गया है। तो हम लोग इनडायरेक्टली ग्लोबल मार्केट पे जो अपफ्यूल होता है इंक्रीज डिक्रीज का, उससे हम लोग थोड़े से प्रभावित नहीं रहते हैं। आज के दिन में वो जो सीलिंग जो सरकार 6 महीने में हर 6 महीने में चेंज करती है, वो अभी $9.96 पर MMBTU में हमको मिल रही है। 80% हमारी गैस, बाकी की जो 20% गैस है वो हम लोग गेल से कॉन्ट्रैक्टेड है और वो भी ग्लोबल मार्केट से लिंक है। तो हमारा जो कंपनी लेवल पे ब्लेंडेड कॉस्ट आ रहा है वो हमारा काफी रीजनेबल भाव पे हमको अभी मिल रहा है। इसी की वजह से हम लोग इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सेगमेंट पे अच्छे दर पे गैस दे पा रहे हैं और वॉल्यूम मेंटेन कर रहे हैं, और साथ साथ हम लोग हमारे मार्जिन भी एक्सेप्टेबल टर्म से रख पा रहे हैं। जैसे मेरा अगला क्वेश्चन हर्षल सर से है। सर, आपने बताया कि आपको अच्छे वो मिल रहे हैं मार्जिन्स, लेकिन अगर हम हाल ही में देखें तो आपको ऐसा लग रहा है रिसेंट टाइम में रेवेन्यूज बढ़े हैं, वॉल्यूम बढ़े हैं, लेकिन कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ है। जैसे एबिटा से लेकर सारा प्रॉफिट और रिटर्न रेशियोज सारे इंपैक्ट होते हुए नजर आए हैं। तो फिर उसका मेन फैक्टर क्या है? क्या ग्लोबल फैक्टर से है या फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से कॉस्ट में इतनी तेजी देखने को मिली है? तो अगर मार्जिन की बात करें तो पिछले 2 साल FY22 और FY23 दोनों ही एबरेशन वाले ईयर थे। FY22 में क्योंकि LNG प्राइसेस एकदम अपने निचले स्तर पे थे, तो उसकी वजह से सारे ही ऑयल एंड गैस कंपनीज ने विंडफॉल प्रॉफिट किया था। और यही चीज अगर FY23 देखे तो क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से ग्लोबल प्राइसेस बहुत एस्केलेट हो गए थे, जिसकी वजह से इंडिया में भी काफी फर्क पड़ा था, उसका इम्पैक्ट आया था जिसकी वजह से इंडिया का भी जो गैस का प्राइसिंग था, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल प्राइसेस से ही लिंक है, वहां उसकी वजह से इंडियन बास्केट का भी गैस प्राइसेस बढ़ गया था। उसी की वजह से सारी कंपनी को इम्पैक्ट आया था, ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज और सिटी गैस कंपनीज। बट अगर FY24 पहले क्वार्टर की बात करें तो क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी गाइडलाइंस काफी चेंज की हैं जो फेवरेबल है सिटी सेक्टर के लिए। अगर हम लोग डोमेस्टिक गैस की बात करें तो जो APM प्राइसेस मिल रहा है, जो हमारे CNG और PNG डोमेस्टिक कनेक्शंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसका गवर्नमेंट ने 7 अप्रैल 2023 से एक फिक्स प्राइस $6.5 कर दिया है। उसकी वजह से काफी विजिबिलिटी मिला है और उसकी वजह से भी कॉस्ट कम हुआ है। जो पहले मार्च के पहले हमको $8.5 से $10 में गैस मिलता था, वो आज $6.5 में मिल रहा है। दूसरा, हमने सिंस स्ट्रेटेजिकली लोकली प्रोड्यूस गैस से कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे स्टेज पे आ गए हैं कि ग्लोबली कुछ भी ज्यादा ऊपर नीचे हो तो हम लोग थोड़े आइसोलेट हो जाते हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज हमारे गैस कॉन्ट्रैक्ट्स हमने इस तरह से टाई किए हैं। उसी की वजह से आप देखेंगे FY23 में जो हमारा एबिटा पर SCM, जो यूजुअली सारे सेक्टर को ट्रैक करते हैं एनालिस्ट, वो 6 रुपए पर SCM था करीबन पूरे साल का। पिछले साल ये क्वार्टर जून में हमने ऑलमोस्ट 9 रुपए किया है। तो उसी का कारण है कि हम लोग गैस सोर्सिंग में ऑप्टिमम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने ऑपरेशनल एफिशिएंसी हासिल की है, जिसकी वजह से बेटर मार्जिन हमको मिले हैं Q1 FY24 में। ठीक है, ये तो बात रही आपका जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह का है, और उसके साथ साथ आपने अभी तक जो नंबर्स रिपोर्ट किए हैं वो किस तरह के देखने को मिले हैं। ओवरऑल गैस की जो प्राइसिंग है, LNG का जो प्राइस है, ग्लोबली जिस तरह के हेडविंड्स है उसका इम्पैक्ट किस तरह से देखने को मिला। लेकिन अगर हम थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग बात करें तो अब हम देख रहे हैं कि EV की तरफ पूरी जो इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं ट्रांजिशन करती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट आपने भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक MOU साइन किया है महिंद्रा EV के साथ। थोड़ा उसके बारे में अगर आप बताएंगे कि ये जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप सेटअप करना चाहते हैं, किस तरह का प्रोग्रेस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। साहू साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप देखिए, एज ए फैसिलिटी वी हैव पुट EV इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज दैट कि हम लोग सभी जगह में हमारा जहाँ स्टेशन से वहाँ EV इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। बट
गाड़ियों बहुत कम आ रहे हैं। इसीलिए कि हमारा जो मेन ऑपरेशन है ये टियर 2 सिटीज एंड रूरल एरियाज में है। अभी जो ईवी का पेनिट्रेशन है आप देखेंगे 5-10 साल के लिए मैक्सिमम प्रमाण में अब टियर 1 सिटी में जाएगा, मेट्रोज में जाएगा। तो इसीलिए हम लोग जो है अगले 10 साल तक इतना ईवी से अफेक्टेड नहीं होंगे एंड बट विल प्रोवाइड फैसिलिटीज जहां लोगों को जरूरत है। इसीलिए हम वहां फैसिलिटी खड़ा किए हैं। हमारा सीएनजी सेल्स काफी बढ़ रहा है। पिछले 3 महीना में the CNG सेल्स हुआ है, इट इज ऑलमोस्ट एट द पीक इन द डिस्ट्रिक्ट्स वेयर वी आर ऑपरेटिंग। ओके, लेकिन इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि आपने जो सीएनजी सेल्स की बात करी है सर, मैं आपके नंबर्स देख रहा था। FY21 में आपकी सेल्स में सीएनजी का कंट्रीब्यूशन करीब 75% के आसपास का था और 24.5% के आसपास पीएनजी आता था। लेकिन जून 2023 में जो 3 महीने बीते हैं उसमें ऑलमोस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है जहाँ तक सीएनजी और पीएनजी की बात है। तो आगे आप किस तरह से देखते हैं ये जो मिक्स है पूरा सीएनजी और पीएनजी का, और क्या आपको ज़्यादा मार्जिन्स सीएनजी में मिलते हैं या फिर पीएनजी में मिलते हैं? ये जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है आपका जो रेवेन्यू मिक्स, उससे आपसे जो फाइनेंशियल्स है किस तरह से इम्पैक्ट हुए हैं? आप देखिएगा कि सीएनजी में मार्जिन और पीएनजी मार्जिन में काफी फर्क है एंड इट इज ऑलमोस्ट 2.5 times 3 times मोर मार्जिन इन द सीएनजी, बट इट हैज टू बी सीन। बट जो पेट्रोल डीजल का प्राइस कैसा है, कॉम्पिटिटिव फ्यूल का प्राइस कैसा है, उसके ऊपर रख के हमको प्राइस फिक्स करना पड़ता है। मैं क्या बता रहा था, इन लुकिंग इनटू सीएनजी सेल्स, व्हाट आर द सीएनजी सेल ऑफ व्हीकल्स, जो ऑटोमोबाइल है, जो गाड़ियां हैं, उसका सेल्स काफी बड़ा है। तो दैट इज एन इंडिकेशन दैट की जो मार्केट है हमारे H2 में अच्छी तरह पिकअप करेगा एंड फ्यूचर ईयर्स में पिकअप करेगा। एंड हमको जो हमारा जो मास्टर प्लान है इसमें हमको लग रहा है कि FY27 तक लगभग हमारा 2/3 सीएनजी में आएगा और 1/3 पीएनजी में आएगा ओवरऑल। जी सर, मेरा अगला क्वेश्चन करण सर से। अगर हम आपके अलग अलग ज्योग्राफिकल एरियाज को देखें तो अभी आपका सबसे डिमांड फतेहगढ़ साहिब में निकल के आ रहे हैं पंजाब में, और दीव में लोएस्ट है। लेकिन अगर 2027 की बात करें तो आपका मानना है कि दीव में 4.7% बढ़ती हुई नजर आएगी ग्रोथ, लेकिन बाकी जगह जो है दोनों एग्जिस्टिंग प्लांट उनमें 2 times के आसपास। तो दीव में जो तेज ग्रोथ आ रही है उसके पीछे के ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है? दीव का हमें ऑथराइजेशन मिला था 2018 में मिला था और उसके बाद हमने अपना प्रोजेक्ट का काम शुरू किया, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के कारण हमारा प्रोजेक्ट रोल आउट थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। इसीलिए जो हमारा जो वॉल्यूम रियलाइजेशन है अभी एक बेस जो उसका है वो कम है। तो इसमें जो डिमांड बढ़ने की जो क्षमता है वो ज्यादा है। तो ये जो डिमांड अभी हमने पिछले साल एवरेज 20,000 SCM हमने हर दिन किया है, ये 5 गुना डिमांड हो जाएगी दीव में। 4 साल के बाद हम 1 लाख SCM पर दिन हम वहां पे सेल कर रहे होंगे। तो जो बेस कम होने के कारण ये डिमांड बढ़ती हुई ज्यादा नजर आ रही है। और बनासकांठा में जो हमने पिछले साल सेल करी थी वो हमने 2 लाख SCM करी थी, और ये जो डिमांड है हम डबल कर देंगे 4 साल के बाद FY27 में। और फतेहगढ़ साहब में हमने पिछले साल 3 लाख SCM एवरेज सेल करी थी, जो कि सेल 6 लाख SCM हो जाएगी FY27 में। तो ये जो हमारे जो 3 ज्योग्राफिकल एरिया है इनमें डिमांड बढ़ने की क्षमता बहुत है। ये अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है और हमारा सारा जो मेहनत है इनमें प्रोजेक्ट रोल आउट करने में और जो डिमांड रियलाइजेशन में अगले 4 साल की में रहेगी। और जो चौथा GA जो हमें मिला है नमक्कल और त्रिची, ये एक GA इतना बड़ा है कि हमारे जो 3 ज्योग्राफिकल एरिया की बराबर का है। जो पॉपुलेशन साइज उसका इतना बड़ा है और उसको वहाँ पे जो गाड़ियां भी हैं 3.5 लाख गाड़ियां हैं साउथ इंडिया में का एक GA है। ये जो GA में CNG और PNG दोनों का डिमांड पोटेंशियल काफी ज्यादा है और 4 साल में हम वहाँ पे डेली 4.5 लाख SCM सेल कर रहे होंगे, जिसमें से कि 3,30,000 SCM CNG से आएगा और बाकी वहाँ पे औद्योगिक इकाइयां भी हैं जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल और अलग अगर दूसरी वाली भी इकाइयां हैं जो कि ये इंडस्ट्रियल PNG के सेल में अपना योगदान देंगी।
ओके, तो बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट पूरी इंडस्ट्री के अगर हम प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो काफ़ी प्रॉमिसिंग है और अगले 4 साल की जहाँ तक बात है तो मैनेजमेंट इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। आप तीनों ही सर हमारे साथ जुड़े, साहू साहब, कौशल साहब और अंजारिया साहब, अपना कीमती समय IPO से पहले हमें देने के लिए और सारी जानकारी कंपनी के मुताबिक हमें शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IPO सर। थैंक यू। चलिए, तो ये था IRM एनर्जी का मैनेजमेंट जो कि बता रहे थे कि अगले 4 साल में कंपनी की क्या योजनाएं हैं, किस तरह से एक कंपनी एक्सपैंड करती हुई दिखेगी और किस तरह से बिजनेस मॉडल इमर्ज होता हुआ दिखेगा। इस IPO को लेके क्या डिटेल्स हैं, 18 तारीख को ये खुलने वाला है। शौर्य से समझते, शौर्य बताइए क्या डिटेल्स हैं। जी चलिए, अगर IPO की डिटेल्स की बात करें तो 18 तारीख से खुलेगा, 20 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड रहेगा 480 से लेकर 505 रुपये पर शेयर का और IPO से कंपनी 545.4 करोड़ रुपए जुटा रही है और पूरा ही इशू फ्रेश इशू के तौर पर आने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये बात रही IRM एनर्जी की जो कि 18 तारीख को खुलने वाला है। और क्या अपडेट्स हैं बाकी जो IPO खुले हुए हैं उनको लेकर? जी 2 IPO भी SME पर खुले हुए हैं। पहला है वुमेन कार्ट, ये IPO आज 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक खुलेगा और इसका प्राइस है 86 रुपीज़ पर शेयर का। IPO से 9.56 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है जो पूरा ही फ्रेश इशू है और इसमें आज पहले ही दिन 12 बजे तक ये 1.4 टाइम्स भर चुका था और इसे 10 रुपये का GMP मिल रहा है। दूसरी कंपनी है अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसीज, ये भी SME क्षेत्र की कंपनी है और आज इसका आखिरी दिन यानी 16 अक्टूबर तक ये खुला रहेगा और इसका प्राइस है 45 रुपीज़ पर शेयर का और एक कंपनी लगभग 15 करोड़ रुपए जुटाने को देख रही है। पूरा ही फ्रेश इशू है लेकिन इसमें रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आज 12 बजे तक ही ये 100 गुना सब्सक्राइब हो चुका था और GMP चल रहा है इसका 18 रुपये प्रति शेयर का 45 रुपीज़ के प्राइस पर। ओके, तो ये 2 SME के IPOs हैं। एक तो है वुमेन कार्ड का जहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिला है 1.5 गुना के आसपास का, लेकिन शानदार रिस्पांस देखने को मिला है अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसीज को जो कि 100 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 45 रुपये का फिक्स प्राइस इशू है ये। शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैनेजमेंट से सवाल पूछने के लिए भी और सारे IPOs पे अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस बीच अविनाश जी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन उनसे फिर पूछते कि ये जो IRM एनर्जी उसको लेके क्या करना है और जो SME के IPO खुले हुए हैं उसको लेके भी क्या अपडेट हैं। तो IPO से जुड़ा हमारा जो खास सेगमेंट है उसको यहीं पे समेटते हैं। वाह, क्या IPO है।